सभी मित्रों को नमस्कार। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आज के सेशन की शुरुआत करें। जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी को गुड आफ्टरनून। और हम आज डिस्कशन करेंगे, तो एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे इतिहास का, जिसका कि टीजीटी पीजीटी में बहुत बड़ा महत्व है। तो उसी टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे जो ऐतिहासिक स्रोत है। आपको मालूम होगा कि टीजीटी में हमें एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडुअल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक स्रोत पर आज डिस्कशन करेंगे। ऐतिहासिक स्रोतों में किन किन स्रोतों द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हीं स्रोतों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ऐतिहासिक स्रोतों पर हम डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम होगा कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसे 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास का जो विकास क्रम है इसी के क्रम में है, तो इसी पर हम डिस्कशन आपसे करेंगे ना। तो आइए, सभी मित्रों को आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में स्वागत है। इंक्वायरी संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कौन सा नंबर है? 8299003391। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो प्रवेश संबंधी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और आप कॉल करना चाहते हैं तो ये 2 इंक्वायरी नंबर आपके सामने हैं, 6306967730 और दूसरा है 6306919521। ये 2 इंक्वायरी संबंधी नंबर हैं, इन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी बैच जो है शुरू है, जिसकी फीस मिनिमम फीस रखी गई है 2499 रुपए। 2499 रुपए फीस रखी गई है। आप विशेष सूचना के लिए आप इन नंबरों पे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पर इंक्वायरी संबंधी जानकारियां ले सकते हैं। आइए, तो हम सबसे पहले, जैसे हमने बताया कि इतिहास का जो विकास क्रम है, इतिहास का विकास क्रम, हम देखते हैं इतिहास के विकास क्रम में, तो इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से खंड हैं, आइए देखते हैं। 3 खंड कौन कौन से हैं? पहला खंड जो है, जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरे को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरे को कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है। आद्य इतिहास, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। किसका? मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इस काल की जानकारी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, और इस काल की जो जानकारी है वो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। अभी साक्ष्यों की चर्चा हम करेंगे आपसे। पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब खुदाई से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर जिस काल का इतिहास लिखा गया उसी को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। टीजीटी में इससे जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वह काल
वह काल जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, अर्थात लिपि का ज्ञान नहीं था। इस काल की जानकारी किस पर आधारित है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। इस काल के अंतर्गत केवल एक कालखंड आता है, उसका नाम है पाषाण काल। इस काल के अंतर्गत क्या आता है? अर्थात वह काल जिसमें मानव को क्या था? लेखन कला का ज्ञान नहीं था। लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इस काल की जानकारी किस पर? पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित। किस पर आधारित है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। लेखन कला का ज्ञान नहीं था, अर्थात हम इसी को कह सकते हैं लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था ना। इस काल की जानकारी किस पर आधारित है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। इस काल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इस काल के अंतर्गत केवल एक कालखंड का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पाषाण काल का। पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत केवल एक कालखंड आता है, वह कौन सा है? पाषाण काल, जिसे स्टोन एज कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं जाया जा सका। वह कालखंड क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। तो वह काल जिसमें मानव को क्या था? लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन उनकी लिपियों को पढ़ा नहीं जाया जा सका। अर्थात उनकी लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जाया जा सका। ऐसे कालखंड को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। इस काल के खंड के अंतर्गत दो कालों का अध्ययन किया जाता है। एक किसका अध्ययन किया जाता है? एक सिंधु घाटी सभ्यता, या एक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा जो है वैदिक काल। वैदिक काल। इन दो कालखंडों, ये दो जो कालखंड हैं, एक वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक काल, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे वैदिक काल खंड हो, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। वह काल जहां से मानव द्वारा लिखी गई लिपियों को पढ़ा जाया जाने लगा, वही कालखंड कहा जाता है ऐतिहासिक काल। अर्थात इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत कब से हुई? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ना।
तो वह काल जहां से मानव द्वारा लिपि को पढ़ा जाया जाने लगा, वह कालखंड कौन सा कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की लिपि को पढ़ा था, अभिलेख की लिपि को पढ़ा। तो अशोक की अभिलेख की लिपि को पढ़ने वाले कौन थे? सर्वप्रथम तो जेम्स प्रिंसेप थे। कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में पढ़ाया था। तो अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद कौन सा काल माना जाता है? ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। तो इतिहास के जो विभाजन है, विकास क्रम इन 3 कालखंडों में किया गया है। प्रारंभ को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये प्रमुख चीजें हैं। इसके साथ साथ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत तो 3 स्रोतों से जानकारी मिलती है। कौन कौन से स्रोत हैं? 3 स्रोत है। एक कौन सा स्रोत है? एक है जिसे कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा जो है वो विदेशी विवरण है। कौन सा है? विदेशी विवरण है। विदेशी विवरण, ये 3 स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। इन्हीं तीनों से किसकी जानकारी मिलती है? इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, यही हमारा टॉपिक भी है। तो कौन कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है तथा विदेशी विवरण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रागैतिहासिक काल है और आद्य ऐतिहासिक काल है, दोनों किस पर आधारित है? इसी पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। कौन कौन से? मैंने आपको पहले बताया कि पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। अगर 3 कालखंडों को प्राचीन भारत के इतिहास में 3 चैप्टर को ले लें तो तीनों जो चैप्टर हैं किस पर आधारित है? पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। अर्थात खुदाई के से प्राप्त सामग्री के आधार पर इतिहास को लिखा गया है। तो खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर इतिहास को लिखा गया है। कौन कौन से? 3। अगर हम
प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को लें तो ये दोनों कालखंड जो है किससे लिए गए हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जैसे कौन आता है? जैसे अभिलेख आते हैं, अभिलेख, सिक्के आते हैं, सिक्के, अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, प्राचीन स्मारक आते हैं, खुदाई से प्राप्त सामग्री आती है, मुहरें आती हैं, मुहरें, ये सब कैसे आते हैं? पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन आता है? अभिलेख, सिक्के, प्राचीन स्मारक, खुदाई से प्राप्त सामग्री। खुदाई से प्राप्त सामग्री में जैसे मृतभांड हैं, मृतभांड का मतलब जो मिट्टी के बर्तन हैं, ये सब कैसे हैं? ये पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात प्रारंभिक मानव ने जो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया, जो कि कालखंड जैसे जैसे बीतता गया मिट्टी के अंदर दफन हो गए, खुदाई के बाद ये सामग्रियां, पुरानी सामग्रियां प्राप्त हुई, उसी के आधार पर जो लिखा गया इतिहास वह किसके अंतर्गत आता है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो खुदाई से प्राप्त सामग्रियों में जितनी भी खुदाई से, चाहे वो मृदभांड हो, चाहे पाषाण औजार हो, चाहे उस समय की जो प्रयोग की गई वस्तुएं हों, चाहे हड्डी के औजार हों, चाहे पाषाण के औजार हों, औजार ही नहीं, चाहे उस समय के हड्डियों के आभूषण हों, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर आएगा ना। आपसे क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में या स्रोतों में सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? तो पुरातात्विक साक्ष्यों में या पुरातात्विक स्रोतों में सबसे जो प्रामाणिक स्रोत होता है वह अभिलेख होता है। यह क्या होता है? सबसे प्रामाणिक स्रोत होता है। कौन सा? सबसे प्रामाणिक जो स्रोत या साक्ष्य होता है वो कौन सा होता है? यही होता है अभिलेख। तो अभिलेख सबसे प्रामाणिक साक्ष्य माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो पूरा जो मौर्य काल है ज्यादातर अभिलेखों पर आधारित है। कौन सा? मौर्य काल। तो मौर्य काल जो है अभिलेखों पर आधारित है। तो अभिलेख भी कैसे माने जाते हैं? वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं अभिलेख भी। और पूरा जो मौर्य काल है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के भी अभिलेख मिले हैं, अशोक के भी अभिलेख मिले हैं। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्रामाणिक माने जाते हैं। अशोक के बृहद शिलालेख मिला है, लघु शिलालेख मिला है, बृहद स्तंभ लेख मिला है, लघु स्तंभ लेख मिला है, गुहा लेख मिला है। तो अभिलेख में कई लेख हैं। अर्थात अभिलेख की यहां चर्चा की जाए तो यहां पुरातात्विक स्रोतों में सबसे प्रामाणिक स्रोत जो है वो कौन सा है? अभिलेख माना जाता है। ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बात आती है दूसरा जो स्रोत है इतिहास का, वो कौन सा माना जाता है? साहित्यिक स्रोत माना जाता है। साहित्यिक स्रोत अर्थात इससे भी किसकी जानकारी मिलती है? इतिहास की जानकारी मिलती है ना। तो साहित्यिक स्रोतों में दो तरह के साहित्यिक स्रोत थे। एक तो था धार्मिक साहित्य। एक कौन था? धार्मिक साहित्य। और दूसरा था गैर धार्मिक साहित्य।
दूसरा कौन सा था? दूसरा जो था वो गैर धार्मिक साहित्य था, गैर धार्मिक साहित्य ना। एक धार्मिक साहित्य था, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य था। धार्मिक साहित्य की चर्चा की जाए तो धार्मिक साहित्य में गैर धार्मिक साहित्य को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लौकिक साहित्य। क्या कहते हैं? लौकिक साहित्य कहते हैं, लौकिक साहित्य ना। धार्मिक साहित्य की चर्चा की जाए तो धार्मिक साहित्य दो होते हैं ना। एक ब्राह्मण साहित्य होता है, दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य। तो जो धार्मिक साहित्य है यह दो प्रकार का होता है। एक कौन सा? एक होता है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा होता है गैर ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य ना। गैर ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन आते हैं? गैर ब्राह्मण साहित्य में दो आते हैं। एक होता है जैन साहित्य, और दूसरा होता है बौद्ध साहित्य। कौन सा? बौद्ध साहित्य। थोड़ा सा हमें समय यहां स्थान कम मिल रहा है तो हम इसे दूसरे पेज पे लिखना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। दूसरे पेज में यही चीजें हम लिख देते हैं। मैंने आपको साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत के बारे में बताया। साहित्यिक स्रोत ना। हम इसी को क्या साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम बताने का प्रयास कर रहे हैं यहां। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। मैंने आपको बताया कि यहां थोड़ा सा जगह लिखने लायक है, इसीलिए मैंने पेज को यहां बदला है। वही चीजें लिखेंगे जो पीछे हम लिख चुके हैं। चलिए, मैंने आपको बताया कि यहां दो तरह के साहित्यिक स्रोत हैं। एक धार्मिक साहित्यिक, धार्मिक साहित्यिक स्रोत या साक्ष्य, और दूसरा जो है वो कौन सा है? गैर धार्मिक, धार्मिक साहित्यिक साक्ष्य, साक्ष्य या स्रोत। ठीक है, इसी को हम लौकिक कहेंगे। धार्मिक साहित्य दो प्रकार का होता है। एक कौन सा है? एक को कहा जाता है ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा होता है गैर ब्राह्मण साहित्य। कौन सा होता है? गैर ब्राह्मण साहित्य ना। ब्राह्मण साहित्य दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? एक होता है वैदिक साहित्य, और दूसरा होता है वैदिकोत्तर साहित्य।
कौन सा होता है? वैदिकोत्तर। वैदिकोत्तर साहित्य। एक वैदिक साहित्य होता है, एक वैदिकोत्तर साहित्य होता है। गैर ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से हैं? दो इसमें भी हैं। एक कौन सा है? एक जैन साहित्य। कौन सा? एक को कहा जाता है जैन साहित्य और दूसरे को कहा जाता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य ना, ये सब है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, आइए देखते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से ग्रंथ हैं? जैसे वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, और वैदिक साहित्य का जो अंतिम ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? उपनिषद। कौन सा मानते हैं? वैदिक साहित्य का जो अंतिम ग्रंथ है वह है उपनिषद। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत जो आते हैं उनमें किसका किसका नाम आता है, तो आइए देखते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत जैसे जैसे वेदांग है, वेदांग, वेदांग है। इसके साथ साथ जैसे स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है, महाकाव्य है, महाकाव्य है। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन सा आता है देखते हैं। इसी के साथ साथ पुराण है। कौन सा? पुराण है, पुराण, पुराण है। ये सब कैसे आते हैं? ये सब वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। महाकाव्य के अंतर्गत कौन आता है? दो है, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। कौन सा? एक का नाम आता है महाभारत और दूसरा आता है कौन सा? रामायण। कौन सा आता है? रामायण। रामायण। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। अभी हम पुनः आपको बता देंगे। जैन साहित्य में जैसे भद्रबाहु का कल्प सूत्र है, इसी प्रकार उत्तराध्यायन सूत्र है। ये सब जैन साहित्य के नाम। उत्तराध्यायन सूत्र है, कल्प सूत्र है, ये सब कैसे आते हैं? ये सब जो है जितने भी जैन साहित्य हैं ये सब किसके आएंगे? तो ये जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे जैसे कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र,
सूत्र, उत्तराध्यायन सूत्र, कौन सा? उत्तराध्यायन सूत्र, उत्तराध्यायन सूत्र, ये सब कैसे आते हैं? ये सब जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जैन के जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं, बौद्ध साहित्य के ग्रंथ के अंतर्गत जैसे अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, दिघ निकाय है, निकाय है ना, बोधिवंश है, कौन सा है? दिघ निकाय है। इसी प्रकार हम देखते हैं तमाम ऐसे बोधिवंश है, महावंश है, महावंश है, बोधिवंश है। ये सब किससे संबद्ध है? ये सब बौद्ध साहित्य से संबद्ध है। इसी प्रकार एक जो गैर धार्मिक साहित्य है, गैर धार्मिक साहित्य में अर्थात जितने भी विद्वान थे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे जिनका किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने अपने शासनकाल में अपनी विचारधारा को लिखा। जैसे कल्हड़ का एक ग्रंथ है राज तरंगिणी, कल्हड़ का ग्रंथ है राज तरंगिणी। इसी प्रकार विशाख दत्त है, कौन सा? इसी प्रकार एक विशाख दत्त है, विशाख दत्त का एक ग्रंथ है, कौन सा? मुद्रा राक्षस। एक इनका नाटक भी है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम नाटक। कौन सा नाटक है? देवी चंद्रगुप्तम नाटक। ये सब कैसे हैं? विशाख दत्त। इसी प्रकार कौटिल्य है, एक कौटिल्य है। इनका ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। ऐसे तमाम जो ऐतिहासिक इतिहासकार हैं जो उस समय की परिस्थितियों को उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से लिखा, ये सब कैसे हैं? ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। देखिए कितना सुंदर है। पुनः एक बार देखने का प्रयास करिए कि साहित्यिक स्रोत में दो तरह के स्रोत आते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक होता है धार्मिक साहित्यिक स्रोत या साक्ष्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्यिक साक्ष्य। अर्थात एक ऐसे साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनका संबंध धर्म से है, उसे हम कहेंगे धार्मिक साहित्यिक साक्ष्य। और कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसका संबंध जो है धर्म से नहीं है, बल्कि उन्होंने उस कालखंड की उस परिस्थितियों को लिखा, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उसे कहेंगे गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य दो प्रकार का होता है, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत दो आते हैं, एक वैदिक साहित्य और दूसरा वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं ग्रंथ? हुआ है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। वैदिक साहित्य का जो अंतिम ग्रंथ माना जाता है कौन सा? उपनिषद माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपको कोई भी एग्जाम हो, वैदिक साहित्य, वैदिक काल जब आप पढ़ते हैं तो ये भी यही वैदिक साहित्य का स्रोत भी है।
और ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से 2-3 नंबर के क्वेश्चन, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी हो, ये सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। वैदिक काल का ये स्रोत जरूर 3-4 नंबर का क्वेश्चन देता है। टीजीटी में ऐसा कोई साल नहीं है जहां से यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, इसलिए साहित्यिक स्रोत में इसका बहुत बड़ा महत्व है। वैदिक साहित्य में कौन कौन आता है? जैसे वेदांग आता है, स्मृति ग्रंथ है, इसके साथ साथ महाकाव्य है। 2 महाकाव्यों की चर्चा होती है, एक महाभारत और दूसरा रामायण। और इसके साथ साथ पुराण, ये कैसे हैं? वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये कैसे हैं? गैर ब्राह्मण साहित्य, अर्थात ब्राह्मण साहित्य के इतर जो साहित्य। तो जैन साहित्य के अंतर्गत जैसे कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, उत्तराध्यायन सूत्र है, ये सब अर्थात ये ग्रंथों के नाम है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है, जैसे अंगुत्तर निकाय है, दिघ निकाय है, महावंश है, दीपवंश है ना, दीपवंश है, बोधिवंश है, दीपवंश, महावंश, ये सब कैसे हैं? ये सब बौद्ध साहित्य आते हैं। गैर धार्मिक साहित्य में कल्हड़ की, जैसे कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखा था 12वीं शताब्दी में। ये कश्मीर के राजाओं का इतिहास की जानकारी, कश्मीर के इतिहास की जानकारी कौन सी देती है? तो कल्हड़ का ग्रंथ जो है राज तरंगी। इसी प्रकार विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है ना। इसी प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थात जितने विद्वान थे उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा उसी को हम कहते हैं गैर धार्मिक साहित्य, अर्थात इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, गैर धार्मिक। तो ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। एक और बताया है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण जिसकी चर्चा मैंने वहां आपसे किया था। देखिए यहां तो विदेशी विवरण की चर्चा हमने यहां किया है। विदेशी विवरण अर्थात समय और परिस्थिति के अनुसार जितने भी विदेशी आए उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज, और उसका जो ग्रंथ था वह था इंडिका। मेगास्थनीज का जो ग्रंथ था वो क्या था? इंडिका। यहां लिखना ठीक नहीं है, वहीं लिखें ज्यादा बेहतर होगा ना। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जितने भी विदेशी आए उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे। जैसे प्रमुख नाम जो है, जैसे मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज ये किसके शासनकाल में आया? मेगास्थनीज जो आया वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। इसका ग्रंथ जो था इंडिका था ना। इसी प्रकार गुप्त काल में फाह्यान आया। फाह्यान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान आया ना। इसी प्रकार वेनसांग के शासनकाल में हर्ष के काल में वेनसांग आया। ठीक है, वेनसांग आया। इसी प्रकार आगे चलकर इसिंग आया। इसिंग आया। ठीक है, इसिंग आया। इसिंग ना। जैसे मैंने आपको बताया तो वेनसांग जो फाह्यान आया, इसका जो ग्रंथ था वह था फोक्योकी। इसके ग्रंथ का नाम था। इसी प्रकार वेनसांग आया, इसके ग्रंथ का नाम सी
यू की था, सी यू की, ठीक है, ये सब आए। इसी प्रकार मध्यकाल की चर्चा की जाए तो अल बरूनी आया था, अल वरूनी आया ना, अल बरूनी, इसका जो ग्रंथ था किताब उल हिंद था। ऐसे ही तमाम आए, अल मसूदी आया, तमाम ऐसे इतिहासकार आए। अर्थात जितने भी विदेशी आए उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। ये सब क्या है, उनकी यात्रा वृत्तांत है। चाहे इंडिका हो, चाहे फो क्यो की हो, चाहे सीयू की हो, चाहे किताबुल हिंद हो, चाहे जितने भी ग्रंथ लिखे गए मध्यकाल में तमाम आए। इस सिंह अर्थात हम देखते हैं इब्न बतूता आया, तमाम ऐसे चीजें हैं जिनकी चर्चा हम विदेशी विवरण में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, विदेशी आएंगे, उन्होंने अपना अपना यात्रा विवरण लिखा है। ये तो मोटे मोटे तौर पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैंने लिखा है। तो जितने भी विदेशी आए उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा। जैसे मेगास्थनीज आया, उसने इंडिका लिखा और मौर्य काल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जो नगर प्रशासन है वो किस पर, जो मौर्य काल के नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है वो इंडिका से ही मिलती है। फाहियान आया, वो गुप्त काल के बारे में जानकारी, गुप्त काल के वहां की परिस्थितियों, सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों को बारे में बताया। किसने? फाहियान ने अपनी किताब ऐसी फो क्यों की में। वेनसांग जो आया वो हर्ष के काल में आया, उसने अपने समय में के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार सिंह आया 671 ईस्वी में, यह भी चीनी यात्री था। इसने उस समय की परिस्थिति के बारे में अर्थात हर्ष के बाद की काल की जानकारी देता है। अल-बरूनी मध्यकाल में आया और इसने मध्यकाल के बारे में जानकारी दी अपनी किताब में। तो जितने भी विदेशी आए इन्होंने क्या किया कि सभी ने अपने अपने उस कालखंड में, जिस कालखंड में वो भारत आए, इन्होंने अपने ग्रंथों में उस यात्रा विवरण का उल्लेख किया और उस समय की परिस्थिति को, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों को बताने का प्रयास किया। तो जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है इन्हीं तीनों स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से, साहित्यिक स्रोतों से और विदेशी विवरण से हमें मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मुलाकात करते हैं तो और आगे के टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। यह टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देते हैं टीजीटी में, थोड़े से स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में, विशेषकर इतिहास के क्वेश्चन। आप पिछली जो टीजीटी हुई थी 2021 का, उसमें अच्छे क्वेश्चन रखे गए थे 10-15, जिसके कारण हाहाकार मचा कि इतिहास का बहुत टफ क्वेश्चन आया। बल्कि टफ नहीं था, वो इतिहास की प्रवृत्ति ही है। तो आप पढ़िए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मुलाकात करते हैं तो अच्छे टॉपिक के साथ करते हैं। जितने बंधु जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।